हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जाना है कि एक मैरी नाम की छोटी बच्ची है जो कि लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ वो बहुत सारी बुक्स देखती है, जिसमें वो वेदास देखती है। बहुत सारी रिलीजियस बुक हैं जिनमें हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए वेदास हैं। वेद पुराने, सबसे पुराने ग्रंथ हैं और इनमें 4 वेदों के बारे में हमने जाना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों में हेम्स लिखे हैं। हेम्स का मतलब श्लोक या सूक्त होता है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा या स्तुति की जाती है, उनका यशगान किया जाता है और उनसे अपनी इच्छाएं कही जाती हैं और वो इच्छा वो पूरी करते हैं। इसके लिए यज्ञ और हवन होता है। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा डिड। अब यहाँ पे ये पेज नंबर 39 है। देखिए, इससे पहले जो राजा थे, वैदिक काल के जो राजा हैं, वो आपके और हमारे जैसे राजा हैं। मतलब जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, एक सोसाइटी है 20-25 लोगों की, और उस 20-25 लोगों में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको हम ऐसा काम दें जो वो काम अच्छे से परफॉर्म कर सके, और जो काम अच्छे से परफॉर्म करेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर थोड़े समय के बाद में चुन लेंगे। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर एक राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा और उसका फिर आने वाला एंसेस्टर जो है वो भी राजा बनेगा। मतलब अगर आप में योग्यता है तो ही आप राजा बन सकते हैं। ठीक है। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। 2 वर्ड्स हमने डिस्क्राइब करते हैं जो समाज को। वन वॉज द वर्ड जना, which we'll use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vishya comes from wish. You will learn more about this chapter, this in chapter 5. Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to the पुरु जना और विश, द भरत जना और विश, द यदु जना और विश, एंड सो ऑन। अब ये देखिए, जन क्या होते हैं। जन और विश का मतलब होता है, जन से ही बना है जनपद शब्द। आजकल आप जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाले ना, तो उसमें आप सुनते हैं ना, इस जनपद में आज योगी जी का भाषण हुआ, उस जनपद में आज अखिलेश यादव का भाषण हुआ। तो जनपद क्या है? जनता के रहने का स्थान जनपद है, उसे विश भी कहते हैं। इसी तरह की आगे भी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, इसी में ही होगी आगे, कि जो वीकली मीटिंग्स होती हैं उनको सभा या समिति नाम दिया जाता है, जहाँ पे गांव के सभी लोग, मेल्स भी और फीमेल्स भी, फीमेल्स कम ही जाते हैं लेकिन मेल्स जाते हैं, और मेल्स में सभी, मतलब एक लेवल से बच्चों को छोड़कर जो वयस्क लोग हैं, 18 साल से 19 साल से ऊपर लोग, जिनकी घर गृहस्थी है और जो कामकाज कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो डील करना चाहते हैं, उनको सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में अपनी प्रॉब्लम रखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जो भी काम होता है वो जनों की सहमति से होता है। ठीक है। इसी तरह के 16 जनपद भारत के अंदर लिखित में मिलते हैं। इन यजुर्वेद में भी, वेदों में भी मिलते हैं और उसके बाद भी ये कंटिन्यू हुए हैं। तो आप ये जनपद जो हैं ये महाभारत काल में भी देख सकते हैं, जिसमें से कुछ जनपद यहाँ दे रखे हैं। एक पुरु है, पुरुजन और विश। उसके बाद भरत है, भरतजन, भरतवंशी कहे जाते थे ना। और उसके बाद है यदुवंशी, जो जिसके श्री कृष्ण थे, जिस वंश से रिलेटेड। तो ये जन यही नॉर्थ इंडिया के ही जनपद हैं। जन से मतलब जनपद है, जनपद मतलब एक छोटा सा राज्य। ठीक है। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर? क्या आपको इनमें से कोई साउंड आपको फेमिलियर लग रहा है? Sometime the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the terms Dasha that and the feminine Dasi
came to means slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owner, who could make them do whatever work they wanted. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, एक है आर्य और दूसरे हैं दास। दास कौन है? दास वो लोग थे जो कि अपोजिट पार्टी के, ओपोनेंट्स होते हैं अपोजिट पार्टी के। जैसे कहीं लड़ाई हुई किसी एरिया में और दूसरा राजा जो है वो हार गया। अब जब वो हार गया है तो वो भी लड़ने वाला राजा ही, शूरवीर है, क्षत्रिय है, लड़ रहा है, लेकिन वो हार जाता है तो उन लोगों को क्या किया जाता है? दास बना लिया जाता है, अपना सर्वेंट बना लिया जाता है। और उन सर्वेंट्स को क्या करते हैं? खाना पीना देते हैं और अपना जो काम होता है वो करवाया जाता है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, आपका घर का काम हो सकता है, खेती बाड़ी का काम हो सकता है, या टाइम पड़ने पे जब लड़ाई वड़ाई का टाइम आता है तो आप उनको एज अ वॉरियर, एज अ सोल्जर यूज़ करते हैं, सैनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं उनको कि चलो हमारे लिए लड़ो क्योंकि तुम हमारे दास हो, तुम हमसे हार चुके हो। ठीक है। और दूसरे हैं आर्य। आर्यों को एक लेवल बेटर माना जाता है, यानी ये मानिए कि राजा जो हैं वो आर्य हैं। आप हमेशा सुनते हैं ना, राम जी की स्टोरी देखते हैं तो आर्य पुत्र, और जब आप महाभारत देखते हैं तो महाभारत में भी भीम को और पांडु को और इनके जितने भी हैं, पांडु भी आर्य पुत्र हैं, भीम भी आर्य पुत्र हैं, और भीम के जो बाकी के और जितने भी बच्चे हैं या जो भी नेक्स्ट उनकी जनरेशन है वो सारे आर्य हैं, आर्यों की संतान है। आर्यों ने दूसरे उसमें जा के शादियां की, उनसे बच्चे पैदा किए और वो सारे के सारे इसी तरह से उस कम्युनिटी का पार्ट हो गए। ठीक है। जैसे या अगर महाभारत आपने देखी है तो आप उसमें देखते हैं कि जो अर्जुन हैं वो दिग्विजय यात्रा पे निकलते हैं, तो जिस समय वो जाते हैं वो अलग अलग स्टेट्स से गुजरते हैं, तो वहाँ जो जो रानियाँ राजकुमारियाँ होती हैं जो देखती हैं कि भाई ये तो बहुत ही वीर है और हम इससे रिलेशन बनाएंगे, अगर शादी ब्याह के संबंध बनाएंगे तो हमारा जो राज्य है वो सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर इन द सेंस कि फिर उस पर कोई आक्रमण करने से पहले लोग सोचेंगे कि अरे ये तो हस्तिनापुर से इनके रिलेशन है और अगर हमने इनको छेड़ा तो वो लोग हमको अच्छे से पिटाई करेंगे, तो ऐसा कोई पंगा नहीं लेगा हमसे अगर हम किसी बड़े राजा को अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। ठीक है। दो टर्म है, आर्य और दास। दास हारे हुए लोग थे और आर्य जो थे वो राजा वर्ग से रिलेट करते हैं यहाँ पे, और दास का फेमिनिन वर्जन है दासी। ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन्स एंड मेंस हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। जो उसमें लड़ाई में पकड़े गए, चाहे वो औरतें थी या आदमी थे, उन सबको स्लेव्स कहा गया। और ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिसने उन्हें खरीदा या जिसके घर में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वो हो गई। जैसे राज्यों के भी अधिकारी हो गए कि मतलब राज परिवार की सेवा कर रहे हैं और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके घरों में दास दासियां लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है? खाना पीना और कपड़े लत्ते, जीवन यापन का उनका काम चल रहा है। इसके बाद है साइलेंट सेंटिनल, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। यहाँ दो वर्ड यूज़ हुए हैं, आप बार बार सुनेंगे, मोनोलिथ्स एंड मेगालिथ्स। अब मोनोलिथ क्या होते हैं आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद नहीं होगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने उसमें पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल जो एक स्टोन एज थी जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के हथियार थे, उसके बाद धीरे 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 करके जो थर्ड फेज़ आया उसमें छोटे छोटे चर्ट के पत्थर जो तीरों के आगे फाल लगते हैं, तीर का आगे का कोने का नुकीला हिस्सा होता है, सुइयों जैसी वो मिली आपको। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मोनोलिथ्स हैं, यानी सूक्ष्म जो यंत्र हैं यूज़ करने के लिए जो सामान बनाया, जो सूक्ष्म है वो मोनोलिथ है, और जो बहुत बड़े हैं महाकाय है वो मेगालिथ है। बिल्कुल सिंपल से वर्ड में समझिए, मोनोलिथ यानी छोटी चीज़ है और मेगालिथ यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पे जो लिखा हुआ है वो मेगालिथ है। लुक एट द इल्यूस्ट्रेशन
ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे आप इसमें देखेंगे, दीज स्टोन बंडर आर नोन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन्स। ठीक है ना, छोटे छोटे स्टोन्स जो हम यूज़ कर रहे थे तीर के आगे लगाने के लिए या किसी और भाले के आगे लगाने के लिए, तो वो है मेगालिथ, जो छोटे हैं, छोटे पत्थरों के बने औजार। ठीक है, और जो बड़े पत्थरों से बना हुआ है वो मेगालिथ है। These were carefully arranged by people, बड़े सावधानी से लोगों ने इसे अरेंज किया है यानी सजाया या लगाया है। and were used to mark burial site। बरियल साइट का मतलब होता है कि उन्होंने एक मार्किंग कर दी, जैसे समाधि होती है ना कि कोई किसी को हमने यहाँ पे दफनाया, जलाया है या उसके कुछ अवशेष हमने यहाँ रखे हैं, तो ये समाधि हो गई। गौतम बुद्ध के टाइम पे भी ये चीज़ें चलती थी, जहाँ उनके अवशेष रखे वहाँ स्तूप बने हुए हैं, बड़े बड़े स्तूप देखे ना आपने, एक बिल्डिंग टाइप की बना दी है वहाँ पे और बता दिया है कि भाई ये उनके यहाँ बाल रखे हैं या यहाँ इनके नाखून रखे हैं या ये चीज़ें रखी हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो उसी तरह की मार्किंग कर दी, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, घेरा बना दिया और बता दिया कि जी ये बरियल साइट है और यहाँ पे हम लोगों को दफनाएंगे। और लोगों को भी दफनाने का मतलब कि बड़े बड़े लोग, हर आदमी को दफनाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दफनाते तो बहुत सारे लोग मिलते, लेकिन क्या है कई कई जगह पे कुछ कुछ लोग मिले, यानी मे बी वो इम्पोर्टेंट लोग होंगे, राजा महाराजा टाइप होंगे। द प्रैक्टिस ऑफ एनेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड वॉज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया, ये दक्षिण में देखने को मिलती है। इन द नॉर्थ एंड द कश्मीर, कई जगह पे नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है, यानी आसाम वाली साइड में मिलती है, और कश्मीर में देखने को मिलती है। जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है कि ये चौकोल सा वो बनाया और उसको आसपास बड़े बड़े भारी भारी पत्थर रख रखे हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। अब मैप 2 देखिए, इसमें मैप 2 में बता रखा है, वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द surface, other megaliths burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कई जगह पे क्या है कि घेरे बना रखे हैं, जैसा ये आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, और कई जगह क्या है कि एक सिंगल गड्ढा खोदा हुआ है लेकिन वो गोल है, उसके अंदर दबा रखा है, और मतलब जो भी दफनाया है, जिससे सामान के साथ में आपने कश्मीर बुर्ज होम में ये चीज़ देखी थी, पढ़ी थी कि उसमें मिला है, उसमें मटका भी मिला है, उसमें कुछ सामान भी मिला है, उसमें बकरी या जो भी है भेड़ या कुत्ता दबाया हुआ मिला है उनके साथ में। तो ये माना जा रहा है कि ये जो कुत्ता है ये इसका बहुत पसंदीदा कुत्ता था, तो जब ये मरा तो इसको भी इसके साथ में दफना दिया ताकि इसको लोनली फील ना हो। खाने पीने का सामान रख दिया, कुछ कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे पसंद थी वो मटके में रख के उसके साथ वहाँ दफना दी गई, यानी दबा दी गई। ठीक है, तो इसी तरह से है। और कई जगह पे क्या है कि बना तो दिया उसको, वैसे चबूतरा टाइप बना दिया, या चबूतरा नहीं बनाया तो ऐसे ही ज़मीन के अंदर दफना दिया और उसके ऊपर एक बड़ा स्टोन खड़ा कर दिया। जैसे आप मूवीज़ में कई बार देखते हो ना कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके यहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टोन पे लिखा रहता है उसका कब बॉर्न हुआ, कब डेड हुआ, और उसका नाम लिखा रहता है। इस तरह से वहाँ पे भी था कि उनको ज़मीन में दफना दिया और उसके ऊपर एक स्टोन लगा दिया बड़ा सा, कि ये बताने के लिए कि यहाँ किसी को हमने दफनाया है। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try to arrange them in the correct order: digging pit in the earth, transporting stone, breaking boulders, placing stone in position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead. अब वो क्या कर रहे हैं, अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं कि पहले तो किसी जगह को मार्क किया कि भाई हम इस जगह पे ये काम करेंगे, यहाँ पे इसे दफनाएंगे, तो पहले एक गड्ढा खोदा गया ज़मीन में, उसके बाद में पत्थरों को वहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकर आया गया, फिर उसके बाद में ब्रेकिंग बर्डर्स, उनको तोड़ा गया या ऐसे ही साबुती लगा दिया गया, उनको अपने हिसाब से छोटा बड़ा किया गया, प्लेस किया गया उनको डिज़ाइन में, और देखा कि कौन सा पत्थर कहाँ सूटेबल है। पहले बड़े पत्थर लगाए या पहले छोटे लगाए फिर बड़े लगाए, या सिर्फ एक ही पत्थर को वहाँ लगाया, ये डिसाइड किया। शेप में उसको स्टोन को लगाया और उसके बाद में दफना दिया किसी पर्सन को और बंद कर दिया ऊपर से।
All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pot which are called black or red ware. Also found are tools and weapons of iron. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horse equipment and ornament of stone and gold. अब यहाँ पे क्या है, इस इनके साथ में जो भी जिसको भी दफनाया गया, कई जगह पे क्या देखा गया, उनके साथ में काले और लाल बर्तन भी दबाए गए. हिंदी में इसको कहते हैं काले और लाल मृदु भांड. मिट्टी के बने बर्तनों को मृदु भांड या बर्तन कहा जाता है. भंडे बर्तन कहते हैं ना, बर्तन भंडे, तो वो भंडे भांड हिंदी में यूज़ किया जाता है. मृदु भांड यानी मिट्टी से बना हुआ मटका, उसके अंदर सामान रखा जाता है. कई जगह पे क्या मिला है, टूल्स मिले हैं, वेपन मिले हैं आयरन के, और कई जगह पे घोड़ों के स्केलेटन मिले हैं, और इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स मिले हैं. ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने जेवर, ठीक है ना. सोने के भी होते हैं, पत्थर के भी होते हैं. आप देखते हैं ना, मार्केट जाते हैं तो बहुत तरह की ज्वेलरी होती है. कुछ लोहे की उसकी होती है, तांबे की, पीतल की, बहुत सारे गहने जेवर होते हैं. कुछ गाय भैंसों को सजाने के लिए भी होते हैं. घंटे वंटे गले में डालने के लिए, मोतियों की माला, ये सब कुछ, तो वो सब भी यहाँ से मिला है. वाज आयरन यूज इन द हरप्पन सिटी. क्या हरप्पा सिटी में आयरन मिलता है? तो हरप्पन के ड्यूरेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई लोहे की चीज़ नहीं मिली, तो वो ये मानते हैं कि तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, ये बाद में हुई है. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. अब हम देखते हैं कि समाज में क्या अंतर था, क्या फ़र्क दिखता है. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. Find Brahmagiri on map 2, page 13. Here, one skeleton was buried with 33 gold bead and 2 stone beads and 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeleton have only a few pots. These finds suggest that there was some differences in status among the people who were buried. Some were rich, other poor. सम चीफ अदर फॉलोअर्स. अब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ में ये देखने को मिला है कि जिन्हें दफनाया गया है. एक इसमें मैप 2 पेज नंबर 13 में ब्रह्मगिरी में एक वो मिला है, बरेड प्लेस मिला है, जिसमें कि कोई व्यक्ति जो दफनाया गया है उसके साथ में 33 सोने के मोती, 2 पत्थर के मोती और 4 कॉपर की बैंगल्स मिली हैं. मतलब इससे देखने से ये पता लगता है कि ये व्यक्ति ना पैसे वाला रहा होगा, क्योंकि सोना एक कीमती धातु है. इसी तरह से बहुत सारी जो वहाँ पे मिले हैं, कब्रें मिली हैं, तो उनमें कुछ में ऐसा देख के पता लगता है कि ये रईस आदमी रहा होगा, क्योंकि उसके साथ मिला वाला सामान जो है वो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे गरीब थे. कुछ ऐसे थे जो मास्टर थे या चीफ थे, नेता थे, और बाकी उनको फॉलो करने वाले लोग थे, यानी उनको मान्यता देने वाले प्रजा टाइप. ठीक है, एक राजा है और एक प्रजा है. वर सम बरियल्स स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज़. कुछ बरियल्स जगहें जो थी वो कुछ खास लोगों से बिलोंग करती थी. जैसे आपने कई बार देखा होगा अंग्रेज़ों के उसमें भी ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक ग्रेवयार्ड का एरिया होता है, उसमें कुछ जगह होती है, बल्कि राजाओं के लिए स्पेशल ग्रेवयार्ड्स होते हैं जहाँ पे उनको दफनाया जाता है. वहाँ कॉमन लोग नहीं जाते, वहाँ उनके लोग नहीं दफनाए जाते. समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. दीज इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave, though the potholes, stone circle or bundles placed on the surface probably served as signposts to find the buried site.
so that people could return to the same place whenever they wanted to. अब यहाँ पे कुछ ऐसे मेगालिथ्स भी देखने को मिले हैं, एक से ज़्यादा जिनमें स्केलेटन मिले हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि लोग जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली के हैं, बिलोंग करते हैं, उनको एक ही जगह पे दफनाया जाता था। कुछ जगह सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम, अलग अलग समय पे दफनाया गया है लेकिन एक ही जगह पे उनको दफनाया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। द बॉडीज ऑफ दोज डेड लेटर्स वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। उनके ऊपर जो बना हुआ है उसमें एक गड्ढा सा बना रखा है कि भाई उसको खोला, फिर उसमें किसी को रखा और फिर बंद कर दिया, इस तरह की व्यवस्था उसमें कर रखी है। अ स्पेशल बरियल्स इन इमाम गांव। Find Imam Gaon on map 2 page 13. It is a site on the river God, a tributaries of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, led our side straight with the head towards the north. अब इमाम गांव में एक जो बरियल्स मिला है, एक कब्र जो मिली है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो कि 3600 साल से 2700 साल पहले की है। और यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, अडल्ट्स जो हैं, उनको जब दफनाया जाता है, ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता था, तो उनका जो सर होता था उसको नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर की दिशा में रखकर उनको दफनाया जाता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कई बार कई जगह से ऐसे भी बरियल्स मिले हैं, ऐसी भी कब्रें मिली हैं जो कि घर के अंदर ही मिली हैं। वहाँ पे घर था और घर के पीछे आगे कोई जगह थी, घर के अंदर ही उनको दफना दिया गया। और दूसरे कुछ वेसल्स में मिले यानी बर्तनों के अंदर मिले हैं, और बर्तनों के साथ में क्या, खाना पानी वगैरह भी उनके साथ में रखा जाता था जहाँ उनको दफनाया जाता था। One man was found buried in a large 4 legs clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site. In the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged पोजीशन। अब एक जगह पे ऐसा भी मिला है कि 5 कमरे का मकान है और उसके अहाते में एक व्यक्ति को दफना दिया गया, जो कि उसके कोर्ट यार्ड में यानी आंगन के अंदर उसको दफना दिया गया। और वो कैसी पोजीशन में है, लेग को अक्रॉस कर रखा है, जैसे मालती पालती मार के बैठते हैं उस तरह से उसने उसकी पोजीशन है और उसी तरह उसको दफना दिया गया है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हो सकता है कि ये किसी चीफ की बॉडी हो। अब ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, अगर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बता सकते तो अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं ना भाई, है ना। माना जा सकता है कि हो सकता है कि ये किसी चीफ की बॉडी हो। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? स्केलेटल स्टडीज यानी जो हड्डियों की होते हैं ना, पिंजर, कंकालों की जो स्टडी होती है वो हमको क्या बताती है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bone of girl and a boy. Can we make out whatever a skeleton was that of a man or a woman? अब कोई छोटा बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो उसकी बॉडी को, उसके पिंजर को देख के ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये लड़के का पिंजर है, किसी बेबी गर्ल का है या बेबी बॉय का है। इसलिए क्योंकि उस समय स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जब बड़े हो जाते हैं तब उनमें फ़िज़िकल चेंजेस दिखाई देते हैं, स्पेशली हड्डियों में। तो हड्डियों को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि ये छोटी हैं तो छोटे बच्चे की होंगी किसी की, और अगर बड़ी हैं तो उनके शेप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैन है या वुमन है। समटाइम्स people decide on the basis of what it found with the skeleton. कई बार क्या होता है, उनके साथ में क्या मिला उससे उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, जैसे कपड़े हैं या कोई ऐसी गहने हैं जो औरतें ही पहनती हैं, इस तरह से। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन. However, there are
प्रॉब्लम विद दिस ऑफन मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स। अब क्या है, कई बार ज्वेलरी के साथ में अगर कोई कंकाल मिलता है तो ये मान लेते हैं कि भाई ये लेडीज़ का होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जिस तरह के कई बार, क्योंकि आदमी भी ऑर्नामेंट्स पहना करते थे पुराने टाइम में। आप देखोगे ना, राजा महाराज कानों में कुंडल पहना करते थे और गले में माला भी पहनते थे, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है फाइंड आउट करने में। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. The hip or the pelvic area of woman is generally larger to enable child bearing. अब अगर कोई औरत है तो उसकी हड्डियों में फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि औरतों का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि औरतें बेबी को जन्म देती हैं, बर्थ कर देती हैं, तो उसकी वजह से उनकी हड्डियों का जो शेप होता है वो आदमियों से अलग होता है, और उस चीज़ को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किसी औरत की स्केलेटन है या आदमी का है। दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडी। आजकल की मॉडर्न स्टडी पे बेस है ये चीज़। About 2000 years ago, there was a famous physician named Chakra who wrote a book of medicine. Charak, who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita. There he states that the human body has 360 bones. This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charak arrived at this figure by counting the teeth, joints and कार्टिलेज। इसमें महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी है, और उन्होंने जो उस समय स्टडी किया, उन्होंने ये बताया कि 360 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें उन्होंने दांतों को भी गिना है, दांतों के साथ उन्होंने हड्डियों को तो गिना ही है, जॉइंट्स को गिना है और कार्टिलेज को गिना है। कार्टिलेज होते हैं जो ये घुटने के ऊपर जो कटोरियाँ रहती हैं, इनको कहते हैं। नी ट्रांसप्लांट होता है ना, तो इन्हीं के अंदर दिक्कत होती है, तभी ये चीज़ चेंज की जाती है। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। उन्हें कैसे इतनी डिटेल में इसको पढ़ा था या देखा था। ऑक्यूपेशन एट इमाम गाँव। अब इमाम गाँव के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या काम था। ऑक्यूपेशन होता है व्यापार या व्यवसाय, ठीक है। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulse, millet, peas and sesame. Bones of the number of animals, many bearing cut mark that show they may have been used as food, have also been found. These includes cattle, buffalo, goat, sheep, dogs, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black bug, antelopes, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. अब ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन था कि वो खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि बहुत सारे सीड्स मिले हैं, वीट के, बारले के, राइस, पल्सेस, मिलेट। अब वीट होता है गेहूँ, बारले होता है जौ, राइस होता है चावल, पल्सेस दाल, मिलेट बाजरा और पीज मटर और सिसमी होता है तिल। ये सारे बीज वहाँ से फाइंड आउट हुए हैं। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी करते थे। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं जो कि कट मार्क्स जिन पे मिले हैं। इसका मतलब वो मांस खाते थे, और उस जो मांस वो खाते थे उसमें क्या था, कैटल था, बुफेलो था, गॉट था, सीप था, डॉग था, इन सारे जानवरों का मांस वो खाते थे। और इसके साथ में वो ब्लैक बग, सांबर वगैरह, ये सारे जानवर जो होते हैं इन सब को खाते थे। ये सारी चीज़ें आज भी इन जानवरों का शिकार होता है, लोग खाते हैं इसको। बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब होता है केकड़ा, और फिश, मछली, इन सबको खाते थे क्योंकि इनकी हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले, जिसमें बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट्स है और बहुत सारी बेरीज हैं। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट
द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इमाम गांव। आप इन सारे एविडेंस को यूज़ करें और सोच के बताइए कि वो लोग क्या करते थे। एक तो वो फूड गैदरर्स थे, हंटर्स भी हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे जो कुछ तो देखिए घर में पाले जाने वाले जानवर हैं, लेकिन कुछ क्या हैं शिकार करके लाए जाने वाले जानवर। अब क्रोकोडाइल तो कोई घर में नहीं पालेगा ना, उसका तो शिकार ही करेगा। लास्ट है एल्सवेयर। एल्सवेयर में है फाइंड चाइना इन योर एटलस अराउंड 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China. These writings were on the animals' bones. These are called oracles' bone because they were used to predict the future. King got scribe to write question on the bones. Would they win battle? Would the harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and then cracked because of the heat. Then fortune tellers study these cracks and try to predict the future. As you may expect, they sometime made mistakes. These kings lived in palaces in cities. They amassed vast quantity of wealth, including large elaborate decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. अब यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रखा है कि आप चाइना में 3500 years ago जो वहाँ के राजा थे वहाँ से कुछ लिखित में मिला है, हड्डियों के ऊपर वो कुछ लिखते थे एनिमल बोन के ऊपर, और उस बोन्स में क्वेश्चंस होते थे फ्यूचर से रिलेटेड कि हम क्या ये लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमारे लड़के होंगे या नहीं होंगे, और किस तरह की हमारी फसल रहेगी इस साल, अच्छी होगी या नहीं होगी। और उसके बाद में वो उन हड्डियों को कहाँ आग में फेंक देते थे, आग में गिरने से उसमें क्रैक आ जाते थे, और उन क्रैक्स को देख के जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स कौन होते हैं, ज्योतिषी जिन्हें कहते हैं, भविष्यवक्ता, भाग्य बताने वाले लोग, वो क्या करते थे उन हड्डियों के ऊपर पड़े क्रैक से कुछ प्रिडिक्शन करते थे। और आपको जैसे पता है कि आप ये क्या ना एज यू मे एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि कई बार क्या होता था उनसे मिस्टेक्स भी होती थी, गलतियाँ भी होती थी। तो किंग्स जो हैं वो बड़े बड़े पैलेस में रहते थे, बहुत बड़े राजमहल में रहते थे, अच्छे बर्तन यूज़ करते थे, पैसा था उनके पास में, और बढ़िया डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज होता है तांबे के बर्तन, वो यूज़ किया करते थे। वो लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे उस समय तक। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इंडियन किंग्स को, यहाँ लिखा है लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ ऋग्वेद एंड दीज किंग्स। इन राजाओं के बीच में और ऋग्वैदिक काल के राजाओं के बीच के जो फ़र्क हैं उसको आप समझ सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे एक इमेजिनेशन दे रखी है, आप चाहो तो इमेजिन करो और ना चाहो तो मत करो। यू लिव इन इमाम गाँव, आप इमाम गाँव में रहते हैं 3000 years ago, 3000 years ago, 3000 साल पहले, और चीफ एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट, कल रात को चीफ मर गया। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बरियल्स, और आज आपके पेरेंट्स जो हैं उसके बरियल्स, उसे दफनाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सीन, इस सीन को डिस्क्राइब करो, इंक्लूडिंग हाउ फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर फॉर द फ्यूनरल, किस तरह का खाना आप फ्यूनरल में बनाएंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड, आपको क्या लगता है क्या ऑफ़र करना चाहिए। ठीक है, ये फालतू सा सवाल है, करना हो करना, मत कर नहीं करना हो मत करना। ये चैप्टर यहाँ क्लोज होता है, ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।